1 सेकंड। एंथैल्पी होती क्या है? देखो, एंथैल्पी होती है दो तरीके से एंथैल्पी को दिखा सकते हैं। एंथैल्पी को डिनोट करते हैं एच से। एंथैल्पी का फॉर्मूला हो जाता है U यानी E प्लस पी इंटू वी। तो इसको हम एंथैल्पी बोलेंगे, या जितना उसमें क्या होता है हीट कंटेंट भी बोलते हैं, हीट कंटेंट, या जितनी सम ऑफ एनर्जी होती है उसके पास जो अवेलेबल होती है टू कन्वर्ट इनटू हीट, जिसको आप हीट में कन्वर्ट कर सकते हो, तो वो आपका हो गया एंथैल्पी। अब इसमें भी एब्सोल्यूट वैल्यूज की निकालनी बहुत मुश्किल होती है। एब्सोल्यूट जो इसकी वैल्यू है उसको निकालना पॉसिबल नहीं होता है, तो हम क्या करते हैं चेंज निकालते हैं, कितना चेंज हुआ। तो हम इसको डेल में कर देंगे, बस डेल एच इज इक्वल टू डेल यू प्लस पी डेल वी। लेकिन ये कब आया? देखो, ये पी चेंज नहीं हुआ, इसका मतलब एट कांस्टेंट प्रेशर। ये जो आया है ये आया एट कांस्टेंट प्रेशर में इसको फॉर्मूला। तो आपके पास एंथैल्पी का ये वाला फॉर्मूला यूज होगा। ठीक है, तो एंथैल्पी इज इक्वल टू डेल एच प्लस डेल यू प्लस पी डेल वी। देखो, एक वर्क का हमने फॉर्मूला निकाला था कल, तो वर्क इज इक्वल टू होता है एक तो माइनस पी इंटू डेल वी। ये था इरिवर्सिबल के लिए, इरिवर्सिबल के लिए। दूसरा एक और फॉर्मूला यहाँ से हम निकाल सकते हैं, वो है आपका डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस एन जी आर टी। तो ये जो माइनस एन जी आर टी है, ये भी कहाँ से आया आपका? इसी से आया, क्योंकि इसमें क्या है, आइडियल गैस के लिए हमें फॉलो करना है। आइडियल गैस के लिए क्या होता है, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। अगर नंबर ऑफ मोल्स 1 होंगे और वॉल्यूम V1 होगा, तो पी वी वन इज इक्वल टू एन वन आर टी। बाकी सब कांस्टेंट है। अगर आपने नंबर ऑफ मोल्स चेंज कर दिए तो वॉल्यूम भी चेंज हो जाएगा। फिर इन दोनों को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा P, और यहाँ पे लिखेंगे V2 माइनस V1। P कॉमन आ जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ पे भी आर टी कॉमन आ जाएगा, हो जाएगा N2 माइनस N1। तो यहाँ से कंक्लूजन निकलता है कि जो ये आपका पी वी है, पी डेल वी, पी डेल वी इज इक्वल टू होता है डेल एन जी आर टी। जी फॉर गैस, कितना गैस चेंज हो रहा है। तो एक ये भी फॉर्मूला है। तो वर्क का दो फॉर्मूला हम यूज करते हैं यहाँ पे, एक ये और एक ये। ठीक है, तो एक हो गया डेल एन जी, यानी डेल एन जी कितना नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस चेंज हो रही है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में, आर टी, या फिर पी डेल वी। ठीक है, तो एक फॉर्मूला ये हो गया इरिवर्सिबल के लिए, एक दूसरा ये हो गया, और एक रिवर्सिबल के लिए हमने किया था W इज इक्वल टू माइनस 2.303 NRT लॉग V2 अपॉन V1, वो था रिवर्सिबल के लिए। तीन ये फॉर्मूला हमारे यूज हो गए इसमें। ठीक है, ओके सर। अब इसमें एक वर्ड आता है और आपके पास, एक होता है QP और एक होता है QV। इन दोनों में क्या डिफरेंस है? तो P का मतलब क्या होता है, हीट कितनी है एट कांस्टेंट प्रेशर। अगर आपने प्रेशर को कांस्टेंट कर दिया तो इसलिए पी दिखाएंगे। और इसका मतलब होता है कितनी हीट है, कब? जब एट कांस्टेंट वॉल्यूम। आपने वॉल्यूम को कांस्टेंट कर दिया तो कितनी हीट प्रोड्यूस हो रही है, कितनी हीट है, वो आपका डेल वी हो गया। वी फॉर वॉल्यूम और पी फॉर प्रेशर। अब इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा इसमें? तो हमने क्या यहाँ पे डेल एच इज इक्वल टू डेल यू प्लस पी डेल वी। अब अगर V कांस्टेंट है, पहले मैं इसको लगाता हूँ एट कांस्टेंट वॉल्यूम। कांस्टेंट वॉल्यूम का मतलब हुआ कौन सी प्रोसेस हो गई, आइसोकोरिक प्रोसेस हो गई। तो आइसोकोरिक प्रोसेस में क्या होता है कि जो डेल V होगा वो जीरो हो जाएगा। तो उस केस में क्या आएगा, डेल एच और डेल यू इक्वल हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि डेल V जीरो हो गया। तो यहाँ पे आप रखोगे तो आपका आंसर जीरो आ जाएगा। इसमें तो आ जाएगा डेल एच इज इक्वल टू डेल यू।
ठीक है, तो ये दोनों आपस में इक्वल हो गए। अब दूसरी कंडीशन क्या है इसमें, ये समझ में आ गया डेल एच और डेल यू इक्वल कब हुए, जब हमने आइसो कोरिक प्रोसेस यानी कि वॉल्यूम कांस्टेंट रखा। यस सर। हाँ, अब इसमें क्या है देखो, एक है पहले फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ से अभी हमने निकाला था Q इज इक्वल टू यू प्लस पी डेल बी। तो इसके लिए भी दो कंडीशन अप्लाई हो सकते हैं। पहला कंडीशन क्या हो सकता है, अगर हमने कांस्टेंट प्रेशर रखा, एट कांस्टेंट प्रेशर, अगर हमने प्रेशर कांस्टेंट रखा तो उसे क्यू पी की बोल देंगे, इज इक्वल टू ये आ जाएगा आपका डेल यू प्लस पी डेल बी। और दूसरा यहाँ पे है, अगर हमने कहा एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एट कांस्टेंट वॉल्यूम तो वॉल्यूम में डेल वी जीरो हो जाता है और कांस्टेंट प्रेशर में डेल पी जीरो होगा। लेकिन यहाँ पे तो पी है केवल, तो इसलिए ये जीरो नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पे पी है। डेल पी होता तो जीरो हो जाता। अब ये डेल यू यानी चेंज तो होगा ही नहीं, तो यहाँ पर हो जाएगा क्यू वी इज इक्वल टू डेल यू प्लस पी इंटू डेल वी, और डेल वी तो जीरो होता है, तो आंसर जाएगा क्यू वी इज इक्वल टू डेल यू। ठीक है, तो इससे दो फॉर्मूले बन गए हमारे पास। एक है क्यू पी यानी हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, इसका हो जाएगा डेल यू प्लस पी डेल वी। और अगर मैंने कहा एट कांस्टेंट वॉल्यूम तो डेल वी जीरो हो जाएगा, तो यहाँ पे डेल वी जीरो रखेंगे, तो क्यू वी इज इक्वल टू हो जाएगा डेल यू। ठीक है, तो ये क्यू पी और क्यू वी की वैल्यू आ गई अलग अलग। अब देखो ये अभी हमने निकाला था किसके इक्वल था, डेल एच के, यानी क्यू पी इज इक्वल टू डेल एच और क्यू वी इज इक्वल टू डेल यू। ठीक है, तो इसमें फॉर्मूला जब आप क्वेश्चन आंसर करोगे तो फॉर्मूला इंपॉर्टेंट रहेगा। तो इसको देखो, इसमें से कोई पूछना है पहले से पूछ लो, फिर आगे का अप्लाई करते हैं। आया समझ में? यस सर। अब देखो इससे आगे बढ़ जाते हैं। अब हमने जो अभी फॉर्मूला लिखा था उसी को हम चेंज कर देते हैं। जैसे हमने फॉर्मूला भी लिखा था डेल एच इज इक्वल टू डेल यू प्लस पी डेल वी। अब इसको हम चेंज कर सकते हैं क्या, इसकी जगह पे लिख सकते हैं क्यू पी, यहाँ पे लिख सकते हैं हम क्यू वी प्लस डेल पी डेल वी। एक ये भी हो सकता है। अगर सपोज करो प्रेशर या वॉल्यूम नहीं दिया है तो क्या करेंगे, एक्सचेंज कर दो इसको इसकी जगह पे लिख दो डेल एन जी आर टी, क्योंकि अभी हमने कहा था कि पी डेल वी इज इक्वल टू क्या हो सकता है, डेल एन जी आर टी हो सकता है। तो क्वेश्चन में डिपेंड करता है कि आपको गिवन क्या है, तो जिसके अकॉर्डिंग जो होगा वो आपको यूज करना होगा। तो इसमें दो फॉर्मूले हो गए, ये तीन फॉर्मूले हैं, एक ही फॉर्मूले हैं, केवल हमने क्या किया इसको सब्स्टिट्यूट कर दी वैल्यू को। ठीक है, क्योंकि हमें पता है डेल एच इज इक्वल टू क्या हो गया क्यू पी, डेल यू इज इक्वल टू क्या हो गया क्यू वी, और पी डेल वी इज इक्वल टू क्या हो गया डेल एन जी आर टी। तो मैंने एक्सचेंज करता चला गया इसमें, तो ये अलग अलग मुझे तीन फॉर्मूले मिल गए। ठीक है, 1 2 एंड 3, तो इसको तीनों फॉर्मूले को लिख लो। अब इसमें क्वेश्चन क्या आएगा आपके पास, इक्वेशन दी होगी, बोलेंगे बताओ किसकी वैल्यू ज्यादा होगी, डेल एच की या डेल यू की। ठीक है, तो इक्वेशन देख के पहचान लोगे कौन सी वैल्यू ज्यादा होगी, किसकी वैल्यू कम होगी। यस सर। ठीक, ठीक है, किससे पता चलेगा, देखो डेल एन जी से पता चलेगा ये। ठीक है, जैसे ओके मैंने, सर। हाँ जैसे मैंने आपको रिएक्शन दी, ए गैस है प्लस बी है गैस है, इसके 2 मॉलिक्यूल ले लो, गिव्स सी है, ये है सॉलिड और ये है 5D, ये है आपका गैस। अब मैंने बोला आपको बताओ इसमें डेल एच बड़ा होगा या डेल यू बड़ा होगा, इस इक्वेशन में कौन सी चीज बड़ी होगी।
सर डेल एच। कैसे पता चला? सर एनजीआरटी से, इसमें 5 और राइट की साइड ज्यादा है मॉलिक्यूल्स। हाँ, इसमें होगा डेल एन जी आर टी। ठीक है, तो आपको मेन क्या करना है, डेल एन जी निकालना है। डेल एन जी कैसे निकलेगा? डेल एन जी होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट गैस के देखने, केवल सॉलिड से हमारा कोई मतलब नहीं है, तो गैस के 5 हो गए, और इसमें रिएक्टेंट में 2 + 1 3 हो गए, यानी आंसर प्लस में आ रहा है। तो प्लस का मतलब ये वैल्यू ज्यादा होगी, तो इसका मतलब डेल एच ज्यादा होगा डेल यू से। ठीक है। तो सही है। अब अगर इसी को उसने चेंज कर दिया और उसने कहा 3a + 4b गिव्स 2c + 3d। अब इसमें डेल एच और डेल यू में कौन बड़ा होगा, या क्यू पी और क्यू वी में से कौन बड़ा होगा? सर क्यू भी बड़ा होगा इसमें, डेल यू। कौन बड़ा होगा? क्यू? सर डेल यू सर, एनजी की हाँ वैल्यू नेगेटिव में आ रही है। हाँ, तो एन जी जैसे नेगेटिव आ जाएगा तो आपको समझ जाना है ये बड़ा होगा ये कम। तो इस तरीके से क्वेश्चन आता है। दूसरा ये है। तीसरा इसमें है कि कौन सी ऐसी कंडीशन है जिसमें, तो अब इसके आज से क्वेश्चन स्टार्ट कर दो आप करने, है ना। अब मैं इतने आज ही अभी फिनिश कर देते हैं हम लोग सारी चीज। अगर जहाँ पे डाउट होता है, जो टॉपिक नहीं आया उसे दोबारा पूछना है मुझे, किसे दोबारा समझा दो। अब इसमें देखो, एक है आपका किस कंडीशन में दोनों इक्वल हो जाएंगे, क्यू पी और क्यू वी इक्वल हो जाएगा, या किस कंडीशन में डेल एच और डेल यू इक्वल हो जाएगा। ठीक है, इक्वल हो जाएंगे। तो कंडीशन क्या है? पहली कंडीशन कि जो भी ये रिएक्शन होगी या जो ये प्रोसेस हो रही है किस में होनी चाहिए? क्लोज्ड वेसल में। ठीक है, क्लोज वेसल में होनी चाहिए। तो क्या होगा? डेल वी जीरो हो जाएगा, क्योंकि चेंज तो होगा नहीं क्लोज वेसल में। तो डेल वी जीरो होगा तो क्या हो जाएगा? देखो फॉर्मूले में अप्लाई करना है, डेल एच इज इक्वल टू डेल यू प्लस पी डेल वी। अब अगर डेल वी जीरो होगा तो ये वाला पोर्शन जीरो हो जाएगा, तो ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। या अगर इसकी जगह पे मैंने फॉर्मूला चेंज कर दिया और लिख दिया क्यू पी इज इक्वल टू क्यू वी प्लस पी डेल वी, तो सेम सिचुएशन है, ये वाला पोर्शन जो है आपका वो जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, तो ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो ये फर्स्ट पोर्शन है इसका। सेकंड पोर्शन, है कि अगर जो नंबर ऑफ मोल्स है किसके, प्रोडक्ट के, यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, ये दोनों आपस में इक्वल हो जाते हैं, तो भी क्या होगा? डेल एन जी की वैल्यू जीरो हो जाएगी, क्योंकि डेल एन जी तो चेंज होगा ही नहीं कुछ। तो उस कंडीशन में देखो फॉर्मूले में अप्लाई करना है हमने, डेल एच इज इक्वल टू डेल यू प्लस डेल एन जी आर टी। अब अगर ये डेल एन जी जीरो हो गया तो ये वाला पूरा पोर्शन जीरो हो जाएगा। ठीक है, ये वाला पूरा पोर्शन जीरो हो गया तो ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो इसका सेकंड पोर्शन है कि जब दोनों के दोनों क्या होंगे, इक्वल हो गए, डेल क्यू पी और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट दोनों इक्वल हो गए, तो उस केस में भी ऐसा हो सकता है। तो ये सेकंड पॉइंट हो गया इसका। ठीक है, समझ में आ गए दोनों? यस सर। अब तीसरा पॉइंट इसमें आता है। तीसरा पॉइंट है कि अगर, थर्ड पॉइंट वो कहता है कि अगर जो आपका रिएक्टेंट या प्रोडक्ट है, रिएक्टेंट या प्रोडक्ट, उसकी जो फिजिकल स्टेट है या तो सॉलिड है या लिक्विड है। तो लिक्विड या सॉलिड में कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अभी हमने कहा केवल एक गैस के लिए अप्लाई होता है, जैसे हमने कहा डेल एन जी, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स किस में देखते हैं, गैस में देखेंगे। बाकी सॉलिड या लिक्विड में प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। यहाँ पे भी क्या हुआ, डेल एन जी की वैल्यू जीरो हो जाएगी, तो उस केस में भी क्यू पी इज इक्वल टू क्यू वी हो जाएगा, या डेल एच इज इक्वल टू डेल यू हो जाएगा। ठीक है, तो तीन कंडीशन है बेसिकली जिसमें दोनों सेम हो जाते हैं। तो ये आपका एंथैल्पी वाला पोर्शन भी फिनिश हो गया पूरा। ठीक है, तो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? नो सर। अब आता है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, उसने दिया था आपका एंट्रोपी।
सेकंड लॉ क्या कहता है? सेकंड लॉ कहता है कि जितनी भी स्पॉन्टेनियस, इसमें स्पॉन्टेनियस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है कि जो रिएक्शन अपने आप हो जाए, अकर्स इटसेल्फ, और बाय इनिशिएशन, या तो आप उससे स्टार्ट कर दो, या आपने स्टार्ट कर दिया तब ये रिएक्शन अपने आप हो रही है। रिएक्शन जो हो रही है उसका मेन रीजन क्या है? तो खुद हो रही है, और या फिर आपने थोड़ा स्टार्ट कर दिया, उससे कहते हैं ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। जैसे वाटर है, वाटर फॉल करोगे तो ऑटोमेटिकली नीचे की तरफ जाएगी, तो ये क्या है? आपका स्पॉन्टेनियस है। जैसे आपने फैन को ऑन कर दिया, अब फैन चलता जाएगा, तो वो स्पॉन्टेनियस है। और एक होता है नॉन स्पॉन्टेनियस। नॉन स्पॉन्टेनियस होता है कि नाइदर क्या स्टार्ट इटसेल्फ, ये तो अपने आप ही स्टार्ट नहीं होगा। नाइदर स्टार्ट इटसेल्फ, अपने आप भी स्टार्ट नहीं होगा, और ना ही किससे होगा? नॉर इनिशिएशन, या तो आपने शुरुआत कर दी तब भी अपने आप नहीं होगी रिएक्शन, तो उसे कहते हैं नॉन स्पॉन्टेनियस। जैसे वाटर है, वाटर अपने आप ऊपर की तरफ फॉल नहीं कर पाएगा, अपवर्ड्स फ्लो ऑफ वाटर। ठीक है, तो ऐसे कई नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है जो अपने आप नहीं हो रही है, या आपने स्टार्ट कर दिया तब भी नहीं हो रही है, तो नॉन स्पॉन्टेनियस। जो अपने आप स्टार्ट हो गई, या फिर आपने थोड़ा स्टार्ट किया और उसके बाद अपने आप रिएक्शन होने लग गई, तो वो होती है स्पॉन्टेनियस। ठीक है, तो ये स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस आया समझ में? ये आ गया समझ में? ये सर आ गया समझ में। है ना? अब सेकंड लॉ यही कहता है, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यही कहता है। देखो, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकंड लॉ कहता है कि हमें क्या करना है? स्पॉन्टेनियस के लिए जाना है। कोई भी चीज, तो जितनी भी नेचुरल अकरिंग होती है, जो भी नेचर अपने आप करता है, वो सारी रिएक्शन कैसी होती है? जो नेचुरल प्रोसेस होती है वो सारी स्पॉन्टेनियस होगी, क्योंकि स्पॉन्टेनियस है तभी तो अपने आप हो सकती है। जैसे वाटर फ्लो करेगा, तो नेचुरल में वाटर अपने आप नीचे फ्लो करेगा, आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी उससे। तो जितनी भी नेचुरल प्रोसेस होती है वो स्पॉन्टेनियस होती है। यानी एक और जो वर्ड था, उन्होंने कहा जो हीट है, इसको आप 100% वर्क में कन्वर्ट नहीं कर सकते। ये वर्क को आप 100% हीट में कन्वर्ट नहीं कर सकते। ये कहीं ना कहीं क्या होगा? वेस्टेज हो गई होगा। ठीक है, कहीं ना कहीं ये जाएगी जाएगी एनर्जी। उससे उसने कहा एंट्रोपी, यानी रैंडमनेस, वो कहीं ना कहीं एनर्जी मिसयूज हो जाएगी। जो ये एनर्जी यूनिवर्स में जाएगी, जो ये एनर्जी खर्च होकर कहाँ जाएगी? यूनिवर्स में। तो इसको एनर्जी को उसने कहा यहाँ पे एंट्रोपी। तो एंट्रोपी वर्ड आया सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से। ठीक है, तो 100% जो कंप्लीट कन्वर्जन है हीट इनटू वर्क या वर्क इनटू हीट, क्या है? नॉट पॉसिबल, इम्पॉसिबल। उसने कहा 100% ऐसा हो ही नहीं सकता। सम चीज क्या है? हाँ नहीं, नहीं नहीं, आपने कष्ट क्यों कर दिया? कष्ट क्यों कर दिया आपने? तो ये है एल्सवेयर, कहीं ना कहीं क्या होगा? ये मिसयूज जरूर होगी। ठीक है, तो ये आपका एंट्रोपी हो जाएगी। तो एंट्रोपी जो है आपका, तो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अलग अलग है, कम से कम 5 to 6 पॉइंट है, आपने फिजिक्स में ही पढ़ा होगा। ठीक है, तो इसमें से हम लोग ज्यादा इसको प्रेफरेंस देते हैं, सेकंड वाले। और जो कहता है वो एंट्रोपी है, ये यूनिवर्स की क्या होती है? इंक्रीज होती जाती है। ऐसा नहीं है कि रैंडमनेस बढ़ती जाएगी, क्योंकि 100% कन्वर्जन तो है ही नहीं। तो जो एंट्रोपी यूनिवर्स की क्या होती जा रही है? इंक्रीज होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। ठीक, तो ये आपका सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में आ जाता है। तो आपको सिर्फ ये पूछेंगे कि व्हाट इज सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, तो ये इनमें से कोई भी एक डिफाइन दे सकते हो, लेकिन ये वाली ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें। ठीक है, सम इफेक्ट एल्सवेयर, 100% यानी कंप्लीट कन्वर्जन ऑफ हीट इनटू वर्क इज इम्पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ये समझ में आ गया सेकंड लॉ? यस सर। हाँ, तो अब इससे एंट्रोपी वर्ड आया। एंट्रोपी का मतलब होता है रैंडमनेस। वो कह रहा है जो एनर्जी जाएगी वो किसकी वजह से जा रही है? रैंडमनेस की वजह से। तो एंट्रोपी होता है जो डिग्री ऑफ रैंडमनेस को मेजर करता है, कितना कौन
रैंडमनेस है। डिसऑर्डर है, कौन कितना डिसऑर्डर है, जितना ज्यादा डिसऑर्डर है, जैसे घर में है आप कैसे भी रह सकते हो, तो वहाँ डिसऑर्डर वहाँ पे बहुत ज्यादा है, तो वो चीज हर एक को पसंद आती है। और अगर बहुत डिसिप्लिन्ड है, बिल्कुल हिलना नहीं है, तो वो क्या हो जाएगा, नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगी। तो वो चीज क्या होती है, फेवरेबल नहीं हो पाती। तो जितना कोई चीज फेवरेबल है यानी वो उतनी स्पॉन्टेनियस है, उतना उसकी एंट्रोपी ज्यादा है। ठीक है, तो एंट्रोपी का मतलब कितना डिसऑर्डर या रैंडमनेस जितना ज्यादा, उसको मेजर करती है। इसको दिखाते हैं एस से। तो इसकी भी एब्सोल्यूट वैल्यू को यानी इसकी एक्यूरेट वैल्यू को निकालना इम्पॉसिबल है, क्योंकि एक बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जिसको मेजर नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए हम इसको चेंज निकालते हैं। तो डेल एस का मतलब क्या हुआ कि फाइनल एंट्रोपी और इनिशियल एंट्रोपी का डिफरेंस, वो हो जाएगा डेल एस की वैल्यू। अब डेल एस इज इक्वल टू, उसने एक फॉर्मूला निकाला, क्यू रिवर्सिबल अपॉन टेम्परेचर। जितना हीट रिवर्सिबली मूव कर रहा है और डिवाइडेड बाय टेम्परेचर, तो इन दोनों का रेशियो उसने कहा एंट्रोपी चेंज। एंट्रोपी चेंज का एक फॉर्मूला ये है। ठीक है, तो डेल एस इज इक्वल टू क्यू रिवर्सिबल अपॉन टेम्परेचर। तो एंट्रोपी है क्या, ये डिग्री ऑफ रैंडमनेस या डिसऑर्डर को मेजर करता है। इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू को निकालना पॉसिबल नहीं है, इम्पॉसिबल है। और इसके लिए हम क्या करते हैं, इसलिए चेंज को निकालते हैं कि अभी कितना था और बाद में कितना हुआ। तो ये हो गया आपका एंट्रोपी का। इसके लिए फॉर्मूला है डेल एस इज इक्वल टू क्यू रिवर्सिबल अपॉन टेम्परेचर। ठीक है, यहां तक आया समझ में। यहां तक में कोई डाउट? नो सर। हाँ, तो इसके आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। अब देखो, इसमें एक्चुअली यहाँ पे हम लोग ओवरऑल देखते हैं एंट्रोपी का, ध्यान रखना। एंट्रोपी दो जगह हो सकती है, एक हो सकती है एंट्रोपी सिस्टम के अंदर, जैसे मैंने सिस्टम है तो इसके अंदर कितना रैंडमनेस है, एक एंट्रोपी ये हो सकती है। और एक एंट्रोपी हो सकती है जो सराउंडिंग में, जो बाहर हो रही है। तो इन दोनों को मिला के होता है यूनिवर्स, एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स। जब भी हम कैलकुलेट करेंगे तो हम दोनों चीज को देखते हैं, एक को नहीं देखेंगे हम। ठीक है, सिस्टम को नहीं देखते हम, और सराउंडिंग की सराउंडिंग को नहीं देखते, दोनों का सम हम चेक करते हैं कि दोनों का सम मिला के होना चाहिए। हो सकता है सिस्टम में एंट्रोपी कम हो रही हो, तो हो सकता है सराउंडिंग में ज्यादा हो रही, तो इन दोनों का सम होता है जो, उसको कहते हैं एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स। ठीक है, तो एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स का मतलब क्या हुआ कि जितना एंट्रोपी कहाँ हो रही है, ओवरऑल। तो एंट्रोपी दो तरीके की होगी, एक सिस्टम में एंट्रोपी और एक सराउंडिंग में एंट्रोपी। तो ये हो गया आपका एंट्रोपी वाला सिस्टम। एंट्रोपी में स्पॉन्टेनिटी को कैसे चेंज करते हैं, वैसे ये ज्यादा फ्रूटफुल नहीं माना जाता है, लेकिन फिर भी अगर स्पॉन्टेनिटी को इसके बेस पे अगर हम चेक करेंगे तो हम कहते हैं अगर डेल एस की वैल्यू पॉजिटिव आएगी यानी स्पॉन्टेनियस है, स्पॉन्टेनियस है। अगर डेल एस की वैल्यू आ गई नेगेटिव, इसका मतलब हुआ नॉन स्पॉन्टेनियस है। डेल एस इज इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा एट इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम की यहाँ पे डिस्कस नहीं कर पाते, लिमिटेशन में भी था कि इक्विलिब्रियम कंडीशन को एक्सप्लेन नहीं कर पाता, इसलिए उसकी वैल्यू क्या रख दी, 0 रख दी, हमें पता नहीं उसके बारे में। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम के लिए जनरली 0 मान लेते हैं यहाँ पे। तो स्पॉन्टेनियस कब होगी, अगर डेल एच की वैल्यू प्लस होगी, माइनस होगी तो इसका मतलब डेल एस की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी। अब इसे केमिकल रिएक्शन में कैसे प्रूव करेंगे, तो ये समझ में आया पहले। यस सर। हाँ, अब इसको देखो क्वेश्चन में कैसे करेंगे। जैसे मैंने कहा ए है गैस प्लस 3b, गैस गिव्स 2c। अब मैंने बोला बताओ इसमें डेल एस की वैल्यू क्या होगी, प्लस में होगी या नेगेटिव होगी। सर नेगेटिव में होगी। हाँ, नेगेटिव होगी, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पे थे 1 + 3 यानी 4, यहाँ पे है 2, यानी नंबर ऑफ मोल्स कम हो गए।
गैस की, नंबर ऑफ मोल्स अगर डिक्रीज हो गए यानी एंट्रोपी भी डिक्रीज हो जाएगी। तो डेल एस इज इक्वल टू माइनस, तो ये इससे पता चल रहा है कि ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है जो अमाउंट पे डिपेंड करती है, और ये स्टेट फंक्शन है क्योंकि ये किस पे डिपेंड करेगा, इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करता है। तो ये स्टेट फंक्शन है और ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज है। तो रैंडमनेस अगर हम कैलकुलेट करते हैं डेल एस की वैल्यू को किसमें, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस में, तो किसकी रैंडमनेस ज्यादा होगी, यानी किसकी डेल एस की वैल्यू ज्यादा होगी? यस सर। किसकी ज्यादा होगी, सॉलिड, लिक्विड या गैस? सर गैस की। गैस। फिर सर लिक्विड एंड देन सॉलिड। हाँ, तो ये एंट्रोपी का हो गया। ठीक है, तो एंट्रोपी भी आपका फिनिश हो गया लगभग। अब इसमें आता ओके है, सर। अब आता है थर्मोकेमिस्ट्री का। थर्मोकेमिस्ट्री, थर्मोकेमिस्ट्री होती क्या है? यस सर। थर्मोकेमिस्ट्री होती क्या है? देखो, थर्मो का मतलब सर क्या होता स्टडी ऑफ हीट एनर्जी। है? नहीं, थर्मो का मतलब क्या होता है? हीट। सर हीट। ठीक है, हीट ट्रांसफर होगी। ठीक है, हीट क्या होगी, ट्रांसफर होगी। कहाँ से कहाँ ट्रांसफर हो रही है? सिस्टम सर से, एक मीडियम से दूसरे मीडियम तक। हाँ, सिस्टम टू सराउंडिंग। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे दो ही चीजें जिसके हम डिस्कस करते हैं, तो सिस्टम की या सराउंडिंग की। तो ये तो सिस्टम से सराउंडिंग की तरफ जा रहा है या सराउंडिंग से सिस्टम की तरफ आ रहा है। ठीक है, और इसकी वजह से क्या होगा, कोई भी केमिकल रिएक्शन हो जाएगी। केमिस्ट्री का मतलब होता है केमिकल रिएक्शन से। तो इसकी वजह से अगर कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है अगर, तो उस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री को हम कहते हैं थर्मोकेमिस्ट्री, या ब्रांच ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, या ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। तो इस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री को हम कहेंगे थर्मोकेमिस्ट्री, जहाँ पे हीट ट्रांसफर होती है सिस्टम टू सराउंडिंग, इसकी वजह से कोई भी केमिकल रिएक्शन हो जाती है। ठीक है, तो इसको कहेंगे हम थर्मोकेमिस्ट्री। तो यहाँ पे थर्मोकेमिस्ट्री में जो हमने बहुत सारे पॉइंट लिखाए थे वो आ जाएंगे इसमें, पर पहले वन बाय वन इसको डिस्कस करेंगे थर्मोकेमिस्ट्री। ठीक है, तो थर्मोकेमिस्ट्री में अब थर्मो केमिकल रिएक्शंस तो बहुत सारी होंगी। तो अब जो रिएक्शन होंगी यानी कि जिसमें हीट यूज होगा, ये हो गया थर्मोकेमिस्ट्री, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच, इसमें क्या होगा, इन विच हीट इज ट्रांसफर फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग एंड केमिकल रिएक्शन अकर। यस सर। अब देखो, इसमें रिएक्शन कौन सी होगी? मैंने कहा थर्मोकेमिकल रिएक्शन क्या कौन सी हो गई? थर्मोकेमिकल रिएक्शन। थर्मोकेमिकल आपने पहले भी इसमें बहुत पढ़ा होगा, एस ब्लॉक में भी होता है, पी ब्लॉक में भी होता है। थर्मो का मतलब सिर्फ क्या होता है, हीट से होता है। यानी जैसे इसको मैंने हीट दे दिया तो ये क्या हो गया, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो हमने हजारों डिकम्पोजिशन रिएक्शन पढ़ी है, जिसमें हमने क्या करते हैं, हीट देते हैं, और हीट देने के बाद ये ब्रेक डाउन हो जाता है। ठीक है, हीट देने के बाद ये ब्रेक डाउन, तो हीट यूज हो रहा है ना इसमें, हीट, जिसमें हीट होगा वो थर्मोकेमिस्ट्री हो गया। तो ये थर्मोकेमिकल रिएक्शन हो गई। तो इस रिएक्शन को हम कहेंगे थर्मोकेमिकल रिएक्शन, जहाँ पे हीट यूज होगी, या तो हीट ट्रांसफर होगी या हीट को यूज करके हम इसे ब्रेक डाउन करेंगे। ठीक है, तो उसे कहेंगे हम थर्मो केमिकल रिएक्शन, यानी जिस रिएक्शन में हीट इवॉल्व होगी या एब्सॉर्ब होगी, द रिएक्शन इन विच हीट इवॉल्व और एब्सॉर्ब्ड, या तो हीट इवॉल्व होगी या फिर हीट एब्सॉर्ब्ड होगी। तो वो रिएक्शन होगी आपकी कौन सी रिएक्शन, थर्मोकेमिकल रिएक्शन। ठीक है, अब ये आ गया ना समझ में? यस सर। अब इसमें आता है एंडोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक दोनों एक साथ पढ़ लेंगे हम लोग। देखो, सबसे पहले है कि एंडोथर्मिक किसे कहेंगे और एक्सोथर्मिक किसे कहते हैं। तो एंडोथर्मिक में हीट क्या होगी,
हीट एब्जॉर्ब होती है, और एक्सोथर्मिक में हीट क्या होती है, इवॉल्व होती है, निकलेगी बाहर, तो एक्सोथर्मिक। इसमें डेल एच की वैल्यू क्या होगी, प्लस, यानी हीट एब्जॉर्ब हो गई। इसमें डेल एच की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव, यानी हीट इवॉल्व हो गई। ठीक है, हीट निकल गई। पहला, दूसरा पॉइंट। इसके बाद तीसरा पॉइंट क्या आता है, देखो, हीट एब्जॉर्ब, हीट इवॉल्व, डेल एच की वैल्यू प्लस, डेल एच की वैल्यू माइनस की। उसके साथ साथ जैसे हमने ग्राफ बनाया, तो ग्राफ में एक होता है डेल एच फाइनल और एक होता है एच इनिशियल, तो किसकी वैल्यू ज्यादा होगी, फाइनल की या इनिशियल की? तो इसमें किसकी ज्यादा होगी, फाइनल की। तभी तो सपोज करो ये 200 है, इसने हीट एब्जॉर्ब किया और ये फाइनल में 300 पहुंच गया, तो इसका मतलब इसने हीट एब्जॉर्ब की है। अब यहाँ पे पहले ज्यादा थी, पहले 500 है और बाद में 300 आ गया, यानी इसने हीट को लूज किया है। तो जब इनिशियल ज्यादा होता है तो एक्सोथर्मिक, और जब फाइनल ज्यादा होता है तो एंडोथर्मिक। इसको ग्राफ से कैसे बनाएंगे, देखो, ग्राफ से अगर आप बनाओगे तो इसमें ऐसे, जैसे ये है आपका, ये इनिशियल है और ये फाइनल है, तो ऊपर की तरफ जाएगा। ये क्या हो गई, फाइनल, तो फाइनल ज्यादा होगा, ये हो गई इनिशियल, तो इनिशियल कम होगा। इसमें उल्टा ग्राफ बन जाएगा। इसमें क्या होगा, जैसे यहाँ से आप ग्राफ खींचोगे तो ये ग्राफ इस तरीके से जाएगा, देखो, ये ऊपर से गया और यहाँ नीचे चला गया, यानी पहले आपके पास हीट क्या थी, ज्यादा थी, तो इनिशियल है। अब हीट क्या हो गई, कम हो गई, तो ये फाइनल हो गया। ठीक है, हीट इनिशियल एंड फाइनल। तो ये आपके इन चारों के एग्जाम्पल हो गए, समझ में आ गए। ग्राफ ये हो गया, और फाइनल की वैल्यू ज्यादा, इसमें इनिशियल की वैल्यू ज्यादा होती है, डेल एच प्लस, ये डेल एच माइनस, और इसमें हीट एब्जॉर्ब होगी, इसमें इवॉल्व होगी। तो ये हो गया एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। आ गया समझ में? यस सर। अब आगे चलते हैं हम लोग रिएक्शंस पे। तो देखो, जितनी भी रिएक्शंस हमने इस समय पढ़ी थी कि हीट ऑफ रिएक्शन या एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, इसमें बहुत सारी एंथैल्पी यूज होती है, जैसे एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, एंथैल्पी ऑफ कंबशन, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, और एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। उसके बाद फेज ट्रांसफॉर्मेशन में भी था एक, आयोनाइजेशन भी, एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन। इसमें फेज ट्रांसफॉर्मेशन भी होता है, फेज का मतलब स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन, जब कोई चीज एक स्टेट से दूसरे स्टेट में आती है, तो इसमें होगा एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन, एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, और एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। ठीक है, तो ये आपका अलग अलग तरीके की रिएक्शन होगी, एंथैल्पी फॉर्मेशन, एंथैल्पी कंबशन, एंथैल्पी। तो इन सब में एक चीज कॉमन है, क्या चीज होगी कॉमन? यस सर। इन सब में एक चीज कॉमन होती, क्या चीज कॉमन होती है? देखो, इसमें क्या होता है कि सब में हीट, हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं सब में एंथैल्पी चेंज, इन जनरल वर्ड में हम इसे लिख सकते हैं एंथैल्पी चेंज, एंथैल्पी चेंज। अब किसी में हीट क्या होती है, इवॉल्व होती है, किसी में हीट एब्जॉर्ब होती है, किसी में दोनों चीज हो सकती है, जैसे रिएक्शन है। अब रिएक्शन में तो आपने देखा कि कई रिएक्शन ऐसी जिसमें हीट रिक्वायर्ड है, कई रिएक्शन ऐसी जिसमें हीट इवॉल्व हो रही है, तो इसमें कह सकते हैं हम एंथैल्पी चेंज, यानी हीट इवॉल्व भी हो सकती है, एब्जॉर्ब भी हो सकती है। तो एंथैल्पी चेंज कब, जब कोई रिएक्शन कंप्लीटली हो जाए, तब इसका नाम रखा है एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। रिएक्शन का मतलब कोई रिएक्शन कंप्लीटली हो जा रही है, तो उसमें जितनी हीट इवॉल्व हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है, वो आपका हो गया एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। नाम से पता चल रहा है रिएक्शन का। तो इसको डिनोट करेंगे किससे, सबके आगे देखो ये लग जाएगा डेल आर एच,
आर का मतलब रिएक्शन, ठीक है। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या बनेगा, इसके लिए फॉर्मूला बन जाएगा कि जितने नंबर ऑफ मोल्स से मल्टीप्लाई बाय सम ऑफ, या हम कह सकते हैं सम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ, या हीट, या एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट, एंथैल्पीज ऑफ प्रोडक्ट माइनस सम ऑफ एंथैल्पीज ऑफ रिएक्टेंट्स। जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है इन दोनों की एंथैल्पी का अगर हम माइनस कर देंगे तो रिएक्शन निकल के आ जाएगा कि कितना रिएक्शन में हीट यूज हो रही है, कितनी एब्जॉर्ब या कितनी इवॉल्व हो रही है। तो इसके लिए फॉर्मूला ये होता है सम ऑफ एंथैल्पीज ऑफ प्रोडक्ट माइनस सम ऑफ एंथैल्पीज ऑफ रिएक्टेंट, उसे कहेंगे एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। अगर मैंने कहा इसमें स्टैंडर्ड स्टेट, तो स्टैंडर्ड स्टेट में क्या होगा, एक ऐड कर देना, एट स्टैंडर्ड कंडीशन, एट स्टैंडर्ड कंडीशन, ठीक है। एंड एट स्टैंडर्ड कंडीशन में ये हो सकता है। तो स्टैंडर्ड कंडीशन का मतलब क्या हुआ कि टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 298 केल्विन टेम्परेचर होना चाहिए, और प्रेशर होना चाहिए 1 atm प्रेशर होना चाहिए। तो ये इसकी कंडीशन है। तो स्टैंडर्ड में एक ऊपर ये नोट लग जाता है, तो जब भी कोई स्टैंडर्ड होगा तो ध्यान रखना उसकी पहचान क्या है, उसके ऊपर ये जीरो लग जाएगा। तो जीरो का मतलब नॉट, यहाँ पे उसका मतलब हो गया कि उसकी स्टैंडर्ड कंडीशन होनी चाहिए, ठीक है। तो ये आपका पहला वो हो गया, ठीक है। तो समझ में आई एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। आवाज आ रही है यस मेरी? सर, क्लियर। यस सर। तो रिएक्शन का मतलब अब कंप्लीटली रिएक्शन से लिया गया हमारा, ठीक है। रिएक्शन का मतलब कंप्लीटली रिएक्शन से लिया हुआ। अब इसके बाद सब इंडिविजुअल चलते हैं। जैसे मैंने कहा इसके बाद है रिएक्शन ऑफ एंथैल्पी ऑफ कंबशन। अब कंबशन से हमें पता चलता है किसी चीज को हम क्या करते हैं, बर्न करते हैं, ठीक है। कंबशन का मतलब क्या हो गया, किसी चीज को बर्न करना, लेकिन कंप्लीटली बर्न करना इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। तो इसको दिखाएंगे सी फॉर कंबशन, एच, ठीक है। अब इसमें हम सब वैल्यू फिक्स कर देते हैं 1 मोल। जैसे मैंने कहा कि 1 मोल कार्बन कंपाउंड कोई भी, जैसे C4H10 है, इसका 1 मोल लेंगे, आप इसको कंप्लीटली बर्न करो और जितनी अमाउंट ऑफ हीट निकलेगी, तो इसमें ये जनरली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, यहाँ पे हीट निकलती है, क्योंकि जब भी हम किसी चीज को बर्न करेंगे तो हीट निकलेगी। तो यहाँ पे कितनी हीट इवॉल्व हो रही है, कब, when 1 mole of any substance is burnt completely into CO2 and H2, तो उसे कहेंगे एंथैल्पी ऑफ कंबशन। डिनोट करेंगे इसे डेल सी से, CH, C फॉर कंबशन। और अगर मैंने कहा स्टैंडर्ड, तो स्टैंडर्ड में ये हो जाएगा बस, और यहाँ पे लिखना लास्ट में वही लिखना पड़ेगा, एट स्टैंडर्ड स्टेट। स्टैंडर्ड स्टेट का कंडीशन क्या है कि टेम्परेचर फिक्स होना चाहिए और प्रेशर फिक्स होना चाहिए, बाकी सब कुछ सेम होता है, ठीक है। तो ये आपका हो गया एंथैल्पी ऑफ कंबशन, कि 1 मोल ऑफ एनी कंपाउंड को आप कंप्लीटली बर्न करोगे इन एयर में, तो जितनी अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होगी दैट इज एंथैल्पी ऑफ कंबशन, यानी अमाउंट ऑफ एनर्जी या हीट इवॉल्व्ड when 1 mole of any substance burned completely, ठीक है, इन द एक्सेस ऑफ एयर। स्टैंडर्ड में क्या होगा, एट स्टैंडर्ड स्टेट आ जाएगा बस लास्ट में, ठीक है। तो इसमें सब में एक ही चीज कॉमन है, ये इसी तरीके से सब में चलता रहेगा। ये समझ में आ गया? यस सर। अब देखो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन में क्या करना है आपने, फॉर्मेशन का मतलब हमें किसी चीज को बनाना है। अब जैसे मैंने कहा एलिमेंट ले लिए, कोई भी एलिमेंट, जैसे मैंने कहा ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन को तो बनाएंगे नहीं ना, ऑक्सीजन तो पहले से बना हुआ, नाइट्रोजन पहले से बना है, सोडियम पहले से बना है, ठीक है, और आयरन पहले से बना। तो जो ये फ्री एलिमेंट होते हैं इनकी फॉर्मेशन जीरो होती है, क्योंकि इसको बनाने की जरूरत नहीं है, तो पहले से बने हुए। तो यहाँ पे जो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन होगा वो जीरो हो जाता है। तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का मतलब क्या हुआ, जितनी हीट
इवॉल्व होगी, इसमें भी लगभग इवॉल्व होती है, लेकिन हम इन जनरल लिख देते हैं एंथैल्पी चेंज, जब हमें पता नहीं है एक्यूरेट। हो सकता है कुछ रिएक्शन होगी जिसमें रिक्वायर्ड भी हो जाए, तो उसके लिए जनरल वर्ड आता है एंथैल्पी चेंज, यानी हीट इवॉल्व भी हो सकती है और एब्जॉर्ब भी हो सकती है। तो उसके लिए जनरल वर्ड लिख देते हैं हम हीट एंथैल्पी चेंज। कब? जब 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल को फॉर्म करोगे, बनाओगे किससे? फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। ये ध्यान रखना, मैंने इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, जैसे मुझे एल्कोहल बनाना है तो एल्कोहल में तो हजारों मेथड है मेरे पास बनाने की, लेकिन यहाँ पे फॉर्मेशन कब माना जाएगा? जब इसी के कंपोनेंट, जैसे कार्बन, दूसरा कंपोनेंट है हाइड्रोजन, तीसरा कंपोनेंट है ऑक्सीजन, जब हम इन तीनों को मिक्स करके इसके 1 मोल बना देंगे तो उसे कहेंगे एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। और फिर इसको डिनोट करने का तरीका है डेल आर एच, सॉरी एफ, एफ फॉर फॉर्मेशन, तो डेल एफ एच। ठीक है, तो उसी के कंपोनेंट से बनाना है। ऐसे तो अल्कोहल के हजारों मेथड है, लेकिन वो नहीं माने जाएंगे इसमें। इसमें उसी के अपने कंपोनेंट से क्या करना है? 1 मोल ऑफ उस कंपाउंड को फॉर्म करना, उसके फिक्स 1 मोल को, तो उसे कहेंगे एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। ठीक है, और दिखाएंगे डेल एफ एस से। और कोई भी जो एलिमेंटल स्टेट होता है उसमें डेल एफ की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है, क्योंकि उसको हमें बनाने की जरूरत नहीं है, वो तो पहले से ही बना हुआ है, तो उसके लिए हम कहेंगे उसको 0। ठीक है, तो यहां तक आया समझ में? ये वाला समझ में आ गया, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। यस सर। हाँ, अब स्टैंडर्ड में ध्यान रखना है, स्टैंडर्ड में पहचान क्या होगी? बस सबके ऊपर ये लग जाएगा, ये जैसे एच एफ, ये तो ये स्टैंडर्ड हो गया। अगर मैंने कहा डेल आर सी, सॉरी डेल सी एच, यानी कंबसन हो गया यहाँ ऊपर, तो ये स्टैंडर्ड हो गया। तो उसमें लास्ट में ऐड कर देना एट स्टैंडर्ड स्टेट, बस, बाकी कुछ नहीं। इसके बाद देखो क्या होता है, एटोमाइजेशन, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। एटोमाइजेशन को पहले डिनोट किससे करेंगे? तो देखो ये पहला वर्ड क्या है? एटम, तो वहीं से आ जाएगा एटोमाइजेशन। एटोमाइजेशन को डिनोट करेंगे डेल ए एस से, ए फॉर एटोमाइजेशन। इसमें क्या होगा? इसमें होगा 1 मोल कोई भी कंपाउंड है, जैसे H2O 1 मोल, इसको उसके गैसियस प्रोडक्ट में ब्रेक डाउन करना है, गैसियस प्रोडक्ट में। एटॉमिक का मतलब एटम्स में तोड़ देना, यानी उसको ब्रेक डाउन कर देना उसके गैसियस एटम में, तो उसको कहेंगे एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। तो इसमें जितनी हीट रिक्वायर्ड होती है जनरली, यहाँ पे हीट रिक्वायर्ड, क्योंकि जब आप किसी चीज को ब्रेक डाउन करोगे तो हीट रिक्वायर्ड होगी। कब? जब आपने 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस को ब्रेक डाउन कर दिया, किसमें? उसके गैसियस एटम में। ब्रेक डाउन करना, तोड़ देना, तो उसे कहते हैं एटोमाइजेशन। तो एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन हो गया, डिनोट करेंगे इसको इससे डेल ए एस से। ठीक है, इसमें उसके गैसियस एटम में ही टूटना चाहिए, ये कंडीशन है इसकी। ठीक, तो ये हो गया आपका एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। ठीक है, ओके सर। हाँ। अब एटोमाइजेशन के बाद आता है नेक्स्ट वन इज सॉल्यूशन का, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन में क्या होता है? सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट। सॉल्यूट, तो हमें यहाँ पे सॉल्यूट को लेना है कि 1 मोल ऑफ सॉल्यूट को अगर हमने मिक्स किया किसमें? सुटेबल अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में, तो जितनी हीट इवॉल्व या एब्जॉर्ब होगी, हीट इवॉल्व भी हो सकती है और हीट एब्जॉर्ब भी हो सकती है, तो कंडीशन पे डिपेंड करेगा रिएक्शन के। तो जितनी अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व या एब्जॉर्ब होगी, कब? जब 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस को, एनी सॉल्यूट को या सब्सटेंस को हम डिसॉल्व करेंगे किसमें? सॉल्वेंट में, रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में। तो जितनी हीट इवॉल्व या एब्जॉर्ब होगी वो आपका होता है एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। नाम से ही पता चल रहा है, सॉल्यूशन मतलब सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। ठीक है, तो ये आपका एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन होगी। इसमें सब में ध्यान रखना, जब भी कोई वैल्यू दी होगी तो 1 मोल के लिए है, वो 1 मोल के लिए।
अगर 1 मोल है, अगर कोई वैल्यू दी तो आप समझ जाओ ये 1 मोल के लिए। अगर मैं मुझे पूछा 10 मोल के लिए बताओ, तो उसे मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से। ठीक है, तो जितने से, ओके सर। हाँ जितने से जो भी इसकी वैल्यू दी है वो सब वैल्यू किसके लिए दी है, 1 मोल के लिए दी है। और अगर मुझे उसको चेंज करना है 10 मोल के लिए, 1 मोल के लिए, 5 मोल के लिए, तो मैं उसके अकॉर्डिंग वो कर सकता हूँ। ठीक, समझ में आ गया? और क्या था इसमें? अगर मुझे कहा गया फेज ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, फेज ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, फेज का मतलब हुआ उसके स्टेट को चेंज कर देना। तो फेज ट्रांसफॉर्मेशन में जैसे मैंने कहा एंथैल्पी ऑफ, तो फेज में देखो क्या होंगे, सॉलिड हो जाएगा, एक लिक्विड हो जाएगा और एक गैस हो जाएगा। बस ये 3 कंडीशन है। तो कोई कभी किसी में चेंज होगा, तो मैंने कहा यहाँ पे एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन का मतलब क्या होता है? तो फ्यूज का मतलब होता है, फ्यूज यानी सॉलिड को लिक्विड में चेंज करना। मैंने कहा 1 मोल सॉलिड को अगर मैंने लिक्विड में चेंज किया, लिक्विड स्टेट में, तो जितनी हीट इवॉल्व या एब्जॉर्ब हुई, ठीक है, जितनी हीट क्या हो रही है, इवॉल्व हो रही है या एब्जॉर्ब हो रही है, तो वो एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन हो जाएगा। ठीक है, और इसको डिनोट किससे करेंगे, तो डेल फ्यूजन एच। तो ये हो गया। ऐसे अगर मैंने कहा आपको इसका उल्टा कर दो, अगर मैंने कहा इसको लिक्विड से, और सपोज इसमें है 50 जूल एनर्जी लग रही है, तो अगर मुझे लिक्विड से सॉलिड में चेंज करना है तो -50 जूल एनर्जी होगी, है ना, उसी का माइनस साइन कर देना बस। और ये क्या है, पर मोल। ठीक है, अगर मुझे 10 मोल चाहिए तो मल्टीप्लाई बाय 10। तो ये ध्यान रखना पड़ेगा आपको, रिवर्स में माइनस साइन हो जाता है बस। इसमें हीट रिक्वायर्ड है तो रिवर्स में हीट रिलीज होगी। ठीक है, तो वैल्यू चेंज नहीं होती, बस साइन चेंज हो जाता है। समझ में आया एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन? आवाज आ रही है मेरी? यस सर। अब इसके बाद देखो एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन। वेपोराइजेशन का मतलब वेपर्स में चेंज करना, सीधी सी बात है। तो वेपोराइजेशन में क्या होगा कि जितनी हीट इवॉल्व है या एब्जॉर्ब है, तो हर एक केस में ध्यान रखना, किसी में हीट इवॉल्व होती है, किसी में हीट एब्जॉर्ब होती है। कुछ ऐसे केस होते हैं जिसमें फिक्स होता है कि इसमें ऐसे ही होगा, लेकिन मैक्सिमम केस में होता है हीट एब्जॉर्ब या इवॉल्व। तो इसके लिए यहाँ पे हम जनरल एक वर्ड यूज करते हैं, अगर मुझे पता नहीं चल रहा है तो एक सिंपल यूज कर लेते हैं, वर्ड होता है एंथैल्पी चेंज। तो बुक में यही लिखा होता है ज्यादातर, एंथैल्पी चेंज कब, जब 1 मोल लिक्विड को चेंज करेंगे, 1 मोल लिक्विड को चेंज करेंगे किसमें, गैसीय स्टेट में चेंज करेंगे, तो जितनी हीट इवॉल्व या एब्जॉर्ब होगी वो है एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन। डिनोट करने के लिए VAP हो जाएगा H। और अगर मैंने इसका अपोजिट कर दिया, गैस को किस में चेंज कर रहे हैं, लिक्विड में, तो इसका साइन चेंज हो जाएगा। जैसे मुझे यहाँ पे चाहिए 100 जूल हीट, तो यहाँ पे -100 जूल हो जाएगा, यानी इसमें हीट निकलेगी बाहर। तो जब भी आपको रिएक्शन रिवर्स करनी है, तो जो हीट है उसका साइन भी रिवर्स हो जाता है, माइनस या प्लस में चेंज हो जाता है। और इसे कहते हैं वेपोराइजेशन, तो इसे कहेंगे कंडेंसेशन। तो कंडेंसेशन में साइन चेंज हो जाएगा। तो ये हो गया एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन। समझ में आ गई? यस सर। अब इसके बाद आता है नेक्स्ट वन इज एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन।
एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। सब्लिमेशन का मतलब हमें पता है ये सॉलिड किस में चेंज होगा, डायरेक्टली गैस में, सर लिक्विड में, गैस में। नहीं सर गैस में, यस सर। तो अगर आपने 1 मोल सॉलिड को गैस में चेंज कर दिया डायरेक्टली, तो जितनी हीट इवॉल्व या एब्जॉर्ब हो रही है वो क्या हो जाएगी, हीट इवॉल्व या एब्जॉर्ब हो रही है वो हो जाएगी एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। डिनोट करेंगे डेल SUB H से, सब्लिमेशन के लिए SUB सब्लिमेशन। ठीक है, तो ये आपका, अगर इससे उल्टा करेंगे हम तो इसमें भी उल्टा हो जाएगा। गैस यहाँ से, गैस से अगर मैंने सॉलिड में चेंज किया तो यहाँ पे साइन प्लस होगा, जैसे +200, तो यहाँ पे अपोजिट हो जाएगा -200। तो ये सब्लिमेशन का हो गया। तो ये आपका एंथैल्पी का ओके पूरा सर। फिनिश हो गया। ठीक है, तो एंथैल्पी हो गया लगभग आपका। ओके सर। अब इसमें एक बचता बस गिब्स फ्री एनर्जी और थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो इन दोनों को भी खत्म कर देते हैं आज। फिर आपने क्या करना है, इसके पहले तो फॉर्मूले लिख लो एक साथ सारे, ये क्वेश्चन को ओके करो। सर। हाँ, जहाँ पे नहीं आएगा या जो कॉन्सेप्ट रह गया हो सपोज, तो क्वेश्चन आंसर से हमें पता चल जाएगा, है ना। जो ओके क्वेश्चन, सर। हाँ, फिर जो क्वेश्चन नहीं आएगा उसे कल उसको डिस्कस करेंगे हम। ओके सर। तो जो मैंने आपको क्वेश्चन दिए कल, हम पहले उसी को डिस्कस करते हैं सारे। ओके सर। अभी पेपर कब है आपका इसमें? सर मार्च में, 7 मार्च से। अच्छा, ठीक। तो 7 मार्च से है, तो अभी हमारे पास तो पर डे का टारगेट बनाना है, बस 2 या 3 डेज में एक चैप्टर, कम से कम 2 डेज यूज करेंगे एक चैप्टर के लिए, है ना। इसमें 3 लग गए कोई बात नहीं, बाकी में 2 डेज कर लेंगे। ओके सर। अब इसके बाद है देखो गिब्स फ्री एनर्जी। गिब्स फ्री एनर्जी क्या होती है? गिब्स फ्री एनर्जी, गिब्स फ्री एनर्जी कहता है द एनर्जी अवेलेबल टू डू यूजफुल वर्क। जो हम बचा के रखते हैं एनर्जी को, उसे कहते हैं गिब्स फ्री एनर्जी, होता है G से। तो इसकी जितनी नेगेटिव वैल्यू ज्यादा होती है उतनी ज्यादा एनर्जी हमारे पास बची हुई है। इसमें भी क्या होता है, जो हेल्महोल्ट्ज था उसने दिया था ये गिब्स हेल्महोल्ट्ज रिएक्शन। इसमें क्या होता है, गिब्स हेल्महोल्ट्ज रिएक्शन में एक फॉर्मूला आता है डेल G इज इक्वल टू डेल H माइनस T डेल S। और एक अभी मैंने कहा जितना वर्क ज्यादा करेंगे यानी मैक्सिमम वर्क इज इक्वल टू माइनस डेल G। तो 2 रिएक्शन है, इसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं हमारे पास। ठीक है, तो इसका एक तो ये हो गया डेल G इज इक्वल टू, क्योंकि इसमें भी एब्सोल्यूट वैल्यू को निकालना मुश्किल होता है। जो भी एनर्जी होती है वो जनरली एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। दूसरा ये स्टेट फंक्शन होता है, तो ये इनिशियल और फाइनल पे डिपेंड करता है। तो इसलिए डेल निकालते हैं, यानी कितना चेंज हुआ, G2 माइनस G1। ठीक है, तो एक ये फॉर्मूला, एक ये वाला फॉर्मूला यूज होता है। और इसमें स्पॉन्टेनिटी सबसे मेन यही है स्पॉन्टेनियस के लिए। स्पॉन्टेनिटी के लिए क्या देखना है हमने, यहाँ पे डेल G की वैल्यू अगर नेगेटिव हुई तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस, प्लस हुई तो नॉन स्पॉन्टेनियस। और अगर डेल G की वैल्यू 0 हुई तो 0 को हम, इसमें लिमिटेशन है इक्विलिब्रियम के लिए, क्योंकि इक्विलिब्रियम को हम अभी तक सॉल्व नहीं कर पाए इसमें। तो इसलिए डेल G की वैल्यू 0 हो जाती है इक्विलिब्रियम के लिए, यानी कुछ होती नहीं है। तो ये 3 कंडीशन है स्पॉन्टेनियस के लिए। तब हमने इसको अप्लाई करके अलग अलग कंडीशन में बताना है कौन सी ऐसी कंडीशन है जिसमें रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी या जिसमें रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस होगी। ठीक है, तो स्पॉन्टेनियस या नॉन स्पॉन्टेनियस को किस पे, इसी के बेस पे हमें करवाना है। ठीक है, यस सर। हाँ। अब इसके बाद आता है आपके पास थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। थर्ड लॉ, ओके सर। हाँ, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है कि जो एंट्रोपी होती है, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है कि जो एंट्रोपी होती है किसकी, परफेक्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड की। परफेक्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड, परफेक्टली मतलब जो बिल्कुल
सिस्टमैटिक लगे हुए हैं, जिसमें कोई भी डिस्टरबेंस नहीं, जैसे ये एक सीधी लाइन पे लगे, उसे कहते हैं बिल्कुल परफेक्ट क्रिस्टलाइन सॉलिड है, यानी जो एटम्स होते हैं उसके बिल्कुल ऑर्डर में लगे हुए, परफेक्ट। तो इस केस में क्या होता है कि इसकी जो एंट्रोपी होती है वो कब जीरो हो सकती है, जब हमने टेम्परेचर क्या कर दिया, 0 डिग्री केल्विन कर दिया, एट 0 केल्विन टेम्परेचर। तो इसको कहते हैं एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर यानी जिस टेम्परेचर में गैस का वॉल्यूम जीरो हो जाता है, ये हमने स्टेट ऑफ मैटर में पढ़ा था, उसे कहते हैं एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, यानी 0 केल्विन टेम्परेचर में जो एंट्रोपी होगी परफेक्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड की, वो जीरो हो जाएगी। लेकिन आगे जो नेक्स्ट एक एक्सपेरिमेंट आता है वो कहता है कि 0 केल्विन को अटेन करना पॉसिबल नहीं है, इम्पॉसिबल है। तो इसका मतलब एंट्रोपी को हम कम नहीं कर सकते हैं, तो एंट्रोपी लगभग बढ़ती जाएगी यूनिवर्स की। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर 0 से ऊपर रहेगा, और जब 0 से ऊपर रहेगा तो रैंडम तो रहेगी रहेगी। तो इसीलिए एंट्रोपी कंटिन्यूअसली यूनिवर्स की इंक्रीज ही होगी, डिक्रीज नहीं हो सकती है ये। ठीक है, तो ये आपका हो गया थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो ये समझ में आया थर्ड लॉ? यस सर। हाँ, एक है इसमें हैश लॉ। हैश लॉ और उसके बेस पे बहुत सारे क्वेश्चन आंसर थे न्यूमेरिकल आपके पास हैश लॉ के बेस पे। तो मैं आपको आज सारे क्वेश्चन भेजता हूँ, इसके भी जितने इसमें पॉसिबल है। तो हम कल उसको, क्योंकि कल आपके पास टाइम भी होगा, है ना, तो जितने आपसे हो यस सकते सर। हैं वो करना है पूरे, और जो नहीं होंगे तो उसको मेरे को पूछते जाना फिर। ठीक है, तो हैश लॉ, ओके सर। हाँ हैश लॉ कहता है कि कितनी हीट जो एब्जॉर्ब हो रही है या इवॉल्व होगी, हीट एब्जॉर्ब और इवॉल्व इज सेम आइदर द रिएक्शन टेक प्लेस इन वन स्टेप, चाहे रिएक्शन वन स्टेप में हो रही है, फर्स्ट वन स्टेप में ही खत्म हो गई, और या फिर रिएक्शन कैसे जा रही है, नंबर ऑफ स्टेप CDE। तो कह रहा है कि इन दोनों में जो हीट होगी वो सेम होगी, इवॉल्व या एब्जॉर्ब इज सेम, चाहे रिएक्शन को वन स्टेप में खत्म कर दो, ये Q हो गया, या नंबर ऑफ स्टेप में करो, Q1 Q2 Q3 Q4 कैसे भी करो। तो इसका मतलब क्या हुआ, Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4। जैसे ही सपोज करो ये है 100, तो अगर ये 25 है और ये 30 है और ये 20 है, तो ये कितना हो जाएगा 25। तो इन सब का सम 100 आएगा। तो यानी कि आपने रिएक्शन को चाहे वन स्टेप में खत्म कर दिया या फिर नंबर ऑफ स्टेप लगाए, जो अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब होगी या इवॉल्व होगी वो सेम होगी दोनों केस में। इस लॉ को कहते हैं हैश लॉ। ठीक है, तो हैश लॉ क्या हुआ, द अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब और इवॉल्व इज सेम आइदर द रिएक्शन टेक प्लेस इन वन स्टेप और या नंबर ऑफ स्टेप। ठीक है, तो उसे कहेंगे हैश लॉ। क्लियर हुआ हैश लॉ? यस सर। हाँ, आगे सर। अब इसमें देखो इसको प्रूफ कैसे करेंगे कि हैश लॉ बिल्कुल सही था। तो प्रूफ करने के लिए वो कहता है कि सपोज करो आपने क्या किया, ए से और बी में ले गए, तो यहाँ पे क्यू है, क्यू, और यहाँ से अगर मैंने कहा सी डी और ई में ले गए, तो ये हो गया Q1 Q2 Q3। तो सपोज करो Q1 Q2 Q3 इज इक्वल टू हो गया Q डैश। तो अगर सपोज करो Q डैश ज्यादा होगा Q से, तो इस केस में क्या होगा, सपोज करो यहाँ पे ये हीट रिलीज हो रही है और ये हीट रिक्वायर्ड है। तो अगर रिक्वायर्ड ज्यादा हो गया और रिलीज कम हो रही है, तो क्या होगा, जो अमाउंट, जो यूनिवर्स की एनर्जी है वो क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। और ये किसको फॉलो नहीं करेगी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को। ठीक है, किसको फॉलो नहीं करेगी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को। और अगर सपोज करो Q ज्यादा है और Q1 कम है, तो Q क्या है, यहाँ पे Q है रिक्वायर्ड और ये है रिलीज। तो अगर सपोज करो रिलीज ज्यादा हो रही है और रिक्वायर्ड कम है, तो क्या होगा,
जो यूनिवर्स है उसकी एनर्जी तो बढ़ती जाएगी, यूनिवर्स की जो एनर्जी है वो क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। और जब इंक्रीज होती जाएगी तो ये अगेन किसको फॉलो नहीं करेगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो नहीं करेगा। तो यहाँ पे भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो नहीं होगा। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कब फॉलो हो सकता है, केवल जब Q और Q1 इक्वल होंगे, इसी केस में केवल लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो हो सकता है। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास केवल किस में फॉलो हो सकता है, जब Q और Q1 की वैल्यू सेम होगी। तो इसलिए ओके सर। हाँ, तो ये आपका कौन ये हो गया, ये हैश लॉ प्रूफ हो गया कि ये दोनों वैल्यू सेम होनी चाहिए। ओके सर। हाँ, तो ये आपका लगभग फिनिश हो गया चैप्टर। अब इसमें से देखो कोई हेडिंग आपको पास हो जो आपको नहीं आई हो समझ में। है ऐसी कोई चीज जो आपको नहीं आई हो समझ में? नो सर। ठीक, तो आज अब ये क्वेश्चन भेजे मैंने आपको, एक और क्वेश्चन भेजूंगा, उससे आज आप कर लेना, कल फिर हम उसको सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो आपको नहीं आएंगे। ओके सर। यस सर। ठीक है फिर, है ना। ओके, थैंक यू सर।